कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 है ना। तो हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस इस दुनिया में प्रेजेंट थे, लेकिन अब म्यूटेट होके ये नए टाइप से प्रेजेंट कर रहे हैं और नए एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स कर रहे हैं। जो एपिडेमिक 2019 से स्टार्ट हुआ उसको हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्राउन लाइक वायरसेस होते हैं आपके, आरएनए कंटेनिंग, इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं कोरोना वायरस। किसी भी अगर वायरस की बात करें तो उनका कोई जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन के कोट, कैप्सिड और आपके कुछ स्पाइक्स होंगे। इस तरीके से आप लोग देख रहे हो स्पाइक्स हैं जो कि पैथोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए है। और ये आपका कोविड 19 डिजीज है, जिससे हो रहा है वो कोरोना वायरस है, और पूरा नाम इसका है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो हम लोग कहते हैं पहले भी कोरोना वायरस 2 दुनिया में एपिडेमिक कर चुका है। सार्स कोरोना वायरस 2003 में भी एपिडेमिक कर चुका है। मर्स MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2012 में एपिडेमिक कर चुका है। फिर अब हम लोग कह रहे हैं 2019 से सार्स कोरोना वायरस 2 ने कोविड 19 कर रखा है, और ये वुहान सिटी ऑफ चाइना से स्टार्ट हुआ। अगेन वी आर सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसका आरएनए है, और कुछ स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इसको अपने दिमाग में रखे रहिए। और स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं दोज आर प्रोटेक्टिव। अगेन यहाँ पे हम लोग स्पाइक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल आरएनए की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया क्राउन लाइक हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं। ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 ओरिजिनेटेड इन वुहान। और अगर ओरिजिन देखा जाए तो बैट में तो कोरोना वायरसेस पाए ही जाते हैं डिफरेंट स्पेसीज और स्ट्रेन के, लेकिन जो म्यूटेंट स्ट्रेन पहली बार मिला था वो सीवेट से मिला था। और आज जो मिला है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि चाइनीज मेडिसिन जिससे बनाते हैं पेंगोलिन्स, वहां से मिला है। ठीक है, तो ये आपका सीवेट है, ये आपका पेंगोलिन है, जिससे आपका नोवेल कोरोना वायरस मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आइए चलते हैं, बात करते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। 8 दिसंबर 2019 को, और आपका 30 जनवरी को WHO ने इसको कंसीडर किया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ऑफ यूनिवर्सल कंसर्न। चलिए आइए बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19। ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19, राइट, बल्कि हम लोग कह देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स कोरोना वायरस 2 जो कराएगा क्या, कोविड 19 डिजीज। कैसे ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन वगैरह आप लोग जानते हो, इतने दिन से प्रोटेक्शन वगैरह ले रहे हो, तो बहुत टफ टॉपिक नहीं है। तो बेसिक हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग ट्रांसमिशन देख लेंगे, कल से हम लोग पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स पे फोकस करेंगे। फिर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे, और फाइनली हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे और प्रिवेंशन की बात करेंगे अलोंग विद वैक्सीनेशन। चलिए तो बात करते हैं कोरोना वायरस डिजीज 2019 के ट्रांसमिशन से रिलेटेड। चलिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पे दो चीज का बड़ा डिस्कशन चल रहा है आजकल कि एयरबॉर्न है कि नहीं है, हवा से फैलता है कि नहीं फैलता। अगर हवा से ना फैलता तो दुनिया के एक कोने से स्टार्ट होके दूसरे कोने में तो ना पहुंच पाता। तो हम लोग कहते हैं कि ड्रॉपलेट से तो फैलेगा ही, ठीक है। अगर आप मास्क लगाए हो तो ड्रॉपलेट कम स्पिल करोगे, ठीक है, लेकिन कुछ एरोसॉल्स तो आपके एनवायरनमेंट में मिलेंगे ही, अगर कोई बोल भी रहा होगा तो भी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कोई कॉफ कर रहा है, कोई स्नीज कर रहा है, तो ड्रॉपलेट्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके कहाँ पे निकले, एयर में निकले, ठीक है। ये डायरेक्टली हो सकता है आपके माउथ पे, लिप्स पे, नोज पे, आईज वगैरह में चले जाएं। अगर इनका कांटेक्ट कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन से हो गया तो ये वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके फिर बॉडी में इनोकुलेट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एरोसॉल से, तो जहां से इंसान गुजरा होता है, भले ही वो केवल सांस लिया हो, स्नीजिंग ना किया हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ ये वायरस एनवायरनमेंट में थोड़ी देर तक हैंग रहता है, ठीक है।
तो हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट्स आपके थोड़े से बड़े होते हैं, मोर देन 5 माइक्रॉन्स, और जब एरोसॉल की बात करते हैं तो लेस देन 5 माइक्रॉन्स। एरोसॉल्स ज्यादा देर एनवायरनमेंट में रहते हैं। ड्रॉपलेट तो आपके धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे 2 4 10 मिनट में, लेकिन ड्रॉपलेट्स आपके आवर्स तक हो सकता है एनवायरनमेंट में रहें। अगर आप बिना मास्क लगा के घूम रहे हो तो हो सकता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो जाए बाय एरोसॉल्स। ठीक है, तो एरोसॉल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेस देन 5 माइक्रोन। ड्रॉपलेट्स आपके ग्रेटर देन 5 माइक्रोन। ठीक है, तो ये आपका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसका होता है, दिस इज आल्सो प्रूवन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया और एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मास्क लगाए हो तो होगा ही नहीं, है ना? हम लोग कहते हैं तीसरा क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। तो जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें तीनों मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, फिर हम लोग कह देते हैं एरोसॉल ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न एरोसॉल, एरोसॉल ट्रांसमिशन, और फिर हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट या कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट, एरोसॉल, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। आइए देखते हैं, कुछ और डायग्राम्स ले लेते हैं, थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाती है। चलिए इस डायग्राम को देखिए, इसको और ज्यादा हम लोग जूम कर लेते हैं। जितना जूम हो सकता था उतना किया गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दीज गाइज आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19, मतलब सार्स कोरोना वायरस 2। इन्होंने कॉफ किया, इन्होंने स्नीज किया, ये आपके वायरसेस एयर में आ गए। ठीक है, या मान लीजिए इनके हाथ पे इन्होंने इस तरीके से स्नीज किया था कि हाथ लगा दिया था, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट हैंड शेक कर लिया, तो हैंड शेक नहीं करना है। ठीक है, वैसे बॉडी के किसी पार्ट को भी ज्यादा शेक नहीं कर सकते हो, लेकिन हैंड शेक तो बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ अवॉइड करना है। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है। अगर हम लोग ड्रॉपलेट की बात करें, आप किसी से बिल्कुल क्लोज हो तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट उसके कहाँ पे जा सकता है, म्यूकोसा पे जा सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने हैंडशेक नहीं किया, ये ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे आ गए, आपने उस सरफेस को टच कर दिया, जैसे मान लो आपने लिफ्ट की बटन को टच कर दिया। ठीक है, लिफ्ट बटन्स, यहाँ पे कोरोना वायरस 19 बैठा हुआ है। उसके बाद आप घर गए, आपने अपना लैपटॉप वगैरह चलाया, लैपटॉप पे चला गया, और फिर उसके बाद आपने अपने म्यूकस मेम्ब्रेन को टच कर दिया, मतलब आईज, नोज, माउथ। यहाँ पे मैडम गई थी लिफ्ट में, उसके बाद आई, और इनको लगा था कि बहुत देर से मेकअप नहीं किया है। ठीक है, तो सुबह उठ के इन्होंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो, कोरोना वायरस डिजीज 2019 which is caused by coronavirus 2, that is SARS coronavirus 2, spreads by 3 mechanism। एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया ड्रॉपलेट, तीसरा आपका हो गया एरोसॉल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग अब समझ गए हो, ये सारी चीजें नहीं करनी है। मास्क खुद भी लगाना है, दूसरों को भी बोलना है, हैंड शेक्स वगैरह नहीं करने हैं। ठीक है, और हाथ को बीच बीच में सैनिटाइज करना है। अगर बाई चांस हाथ कॉन्टामिनेटेड हो, हाथ पे वायरस हो भी, तो सैनिटाइजर से, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से वायरस किल हो जाता है। उसके बाद आप जो टच करना हो टच कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट्स आपके कब निकलेंगे, कॉफिंग में, स्नीजिंग में, सिंगिंग में। देखते हैं चैट सेक्शन में आज सिंगिंग कौन करता है। सिंगिंग की बात करें, इवन टॉकिंग। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स आपके जो निकले हैं, ड्रॉपलेट्स में फॉल ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन्स।
तो कुल मिला के इस वायरस को अगर म्यूकस मेम्ब्रेन मिल गया, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की सेल्स के अंदर चला जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा रैपिडली और वायरीमिया करेगा और पेशेंट को साइन एंड सिम्पटम्स और डिजीज मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो यहाँ पे साइज ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 5 माइक्रोन। ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा देर तक एयर में नहीं रहेंगे, लेकिन एरोसॉल्स आपके बहुत देर तक रहेंगे हंग पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में। तो दूसरा हम लोग कहते हैं एरोसॉल्स स्टे इन एयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, ये आपके फ्लोट करते रहते हैं अगर देखा जाए, और इनका जो एरोसॉल्स का साइज है दैट इज लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, इसलिए अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं भी हैं, आप कहीं जा रहे हो, तो भी आपको मास्क लगाना है, क्योंकि एरोसॉल्स के थ्रू भी आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। लेस देन 5 माइक्रोन। फिर हम लोग बात कर ले रहे हैं कांटेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट टच किया और जो कि आपका कंटामिनेटेड है, और फिर उसके बाद आपने अपने म्यूकस मेम्ब्रेन को टच कर लिया। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है आपने आईज टच कर लिया, आईलाइनर लगा लिया, काजल लगा लिया, माउथ टच कर लिया, बिना हाथ सैनिटाइज किए कुछ खा लिया, ठीक है, नोज टच कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो जो ट्रांसमिशन का मेथड है वो तीनों है। ठीक है, एरोसॉल से भी हो सकता है और आपका ड्रॉपलेट से हो सकता है, कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि कौन लोग फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपको डिज़ीज़ हो गई तभी आप फैला रहे हो। ठीक है? आप इंक्यूबेशन पीरियड से भी फैलाना स्टार्ट कर देते हो। अगर हम लोग कहें ये डिज़ीज़ किनमें कम सीवियर है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों में सीवियरिटी कम है, और ऊपर वाले ने प्रेग्नेंट वुमेन में भी इसकी सीवियरिटी कम रखी हुई है। ठीक है? लेकिन ताज्जुब की बात है कि यही लोग सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज़ दे आर एसिम्प्टोमेटिक मोस्टली, उन्हें पता ही नहीं होता है। ठीक है? तो वायरल लोड लोड ठीक-ठाक होने के बाद भी इन लोगों में सिम्पटम्स या सीवियरिटी कम होती है, कभी-कभी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और यही लोग फैलाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इस डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कब से हम लोग वायरस ट्रांसमिट करने लगते हैं? ठीक है? और आगे चल के देखेंगे क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपली हम लोगों ने देख लिया है कि ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये आपका हो सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से। और देख लेते हैं, कुछ डायग्राम हो तो उनको भी ले लेते हैं। आई थिंक सिंक नहीं हुआ है तो इतने ही डायग्राम हैं, कल वाले लेक्चर से भी कुछ डायग्राम लिया जा सकता है। इस डायग्राम को लेते हैं। इन्होंने भी ट्रांसमिशन के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। चलिए, यहाँ पे किसी ने स्नीज़ किया, कॉफ़ किया या कोई बात भी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ उन्होंने, तो हो सकता है ये ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली किसी दूसरे इंसान की नेज़ल और ओरल म्यूकोसा के ऊपर जाके फॉल करें। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, ठीक है? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स अगर मान लीजिए इनके हाथ पे, इन्होंने मान लीजिए कॉफ़िंग हुई, इन्होंने हाथ से रोक लिया, आगे चल के क्या होगा? हो सकता है ये क्या करें, किसी से हैंडशेक कर लें, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और जिससे हैंडशेक किया, उसने एक तो किया गलत किया, और अगर उसके बाद उसने हैंड को सैनिटाइज़ नहीं किया, ठीक है? तो कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और रीसेंट जो चीज़ें कही जा रही हैं एरोसॉल्स, ठीक है? तो अब मान के चलते हैं कि भाई एयर से फैल सकता है, ठीक है? कितने लोग इस दुनिया में हैं जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन तब भी पता चल रहा है कि उनको भी कोविड हो गया है। ठीक है? 1 मीटर के करीब गए ही नहीं, ठीक है? तो एरोसॉल से भी ट्रांसमिशन है। आइए और कुछ डायग्राम देखते हैं, अगर कुछ रेलेवेंट मिलता है तो। एक और यहाँ पे छोटा-सा डायग्राम है, बार-बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन ठीक है, ट्रांसमिशन को देख लेना ज़रूरी है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहले इन्होंने दिखाया है ड्रॉपलेट्स, फिर उसके बाद इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है एरोसॉल्स, फिर इन्होंने कह दिया किसी ऑब्जेक्ट पे है, फिर फिंगर्स पे है ना? कोई ऑब्जेक्ट इन्होंने टच कर लिया, और इवेंचुअली इन्होंने नोज़ और माउथ को, मतलब अपने म्यूकोसा को भी
टच कर लिया। तो अब काफी सिंपल है, जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है वही कोविड-19 फैला सकता है। तो आइए देखते हैं, इन्फेक्शन की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो, फैल क्यों रहा है? क्यों कहा जाता है कि ज़्यादातर उम्मीद लगाई जाती है कि मैन मेड वायरस है, बायो वेपन है। अगर मान लो कोई वायरस इस दुनिया में आया, मान लीजिए कि मैंने कह दिया वायरस ए है। वायरस ए अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कराए, इंसान की तुरंत डेथ हो जाए, तो इसका मतलब है वो वायरस पैंडेमिक नहीं कर सकता है। ठीक है? अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये वायरस ए है, बहुत डेडली है और ये 2 डेज़ में किल कर सकता है, 2 डेज़ में। तो ये बायो वेपन नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो मर गया तो फैलाएगा नहीं, है ना? इसका मतलब ये पर्सन कैन ट्रांसमिट टू लेस नंबर ऑफ पीपल। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर वायरस ये बहुत डेडली है, तो इसका मतलब इनको जैसे ही वायरस गया, जब भी डिज़ीज़ स्टार्ट हुई, तो बहुत सीवियर सिम्पटम्स आए। इनका मिलना-जुलना किसी से बंद हो गया और ये बेचारे इससे पहले किसी से मिलते शहीद हो गए। ठीक है? तो ये बायो वेपन नहीं हो सकता, आइडियल बायो वेपन नहीं है। अगर हम लोग वायरस बी की बात करें, एक और वायरस ले लेते हैं यहाँ पे, वायरस बी। मैं कह रहा हूँ ये लेस डेडली है, बस कुछ लोगों के लिए डेडली है और मोर इन्फेक्टिव है। मतलब ये एक-दूसरे को ट्रांसमिट ज़्यादा हो जाएगा लेकिन सबको नहीं मारेगा। अब ये अगर एनवायरनमेंट में आएगा, तो इसका मतलब लेस सीवियर डिज़ीज़ है, ज़्यादातर लोगों में। हम लोग कहते हैं 80% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। माइल्ड सिम्पटम्स आते हैं या नो सिम्पटम्स आते हैं, हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं। यही लोग सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। जिसको सीवियर सिम्पटम्स आते हैं, इवन फीवर भी आने लगा, वो आइसोलेट हो जाता है, कॉफ, फीवर एंड ऑल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बहुत सीवियर डिज़ीज़, लेस सीवियर डिज़ीज़ है या एसिम्प्टोमेटिक है। ये एक तो ज़िंदा रहेगा अनफॉर्च्यूनेटली बहुत दिन तक, ठीक है? फॉर्च्यूनेटली ज़िंदा रहेगा वैसे, और जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक फैलाएगा। तो बायो वेपन होने के लिए डिज़ीज़ को इन्फेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, डेडली कम होना चाहिए। मान लो मैं कहता कि ये आपका 20 डेज़ ज़िंदा है, 20 डेज़ तक ये फैलाएगा, ठीक है? तो मतलब ये स्प्रेड विल अकर ओवर 20 डेज़, स्प्रेड में अकर ओवर 20 डेज़, ठीक है? अगर मान लो ये 2 दिन, या तो 2 दिन का इन्फेक्शन होता, 2 दिन में शहीद हो जाते, तो ये 2 ही दिन तक फैला पाता। लेकिन इतना लेस सीवियर डिज़ीज़ है, कि यहाँ पे शहीद होने के चांसेस भी कम हैं, ठीक है? एसिम्प्टोमेटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो भी काफ़ी लंबा होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको मानते हैं कि ये मैन मेड वायरस है और एक आइडियल बायो वेपन है। किसी को मेरा इंटेंशन ब्लेम करना नहीं है किसी कंट्री को। ये आपका लेस डेडली है एंड मोर इन्फेक्शियस। अगर इंसान मर जाता, मान लो जिनको सीवियर डिज़ीज़ भी हो रही है, अगर वो 1 दिन में मर जाते, तो इसका मतलब है कम ट्रांसमिट करते। ठीक है? लेस डेडली, मोर इन्फेक्शियस, देयरफॉर आइडियल बायो वेपन। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये जो म्यूटेशन हुआ है नेचुरल नहीं हुआ है। म्यूटेशन लैब के अंदर कराया गया है, ठीक है? और कहने वाले लोग कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट चाइना कर रही थी, प्रिज़र्व नहीं कर पाए इस वायरस को, लीक कर गया लैब से जिसकी वजह से ये सब रायता फैला हुआ है। वेलकम बैक।
नेटवर्क फिर से थक गया था। कितनी देर का लॉस हुआ है तुम लोगों का, बताओ कितनी देर मिस हो गया है? दो मिनट का ही मिस हुआ है, एक मिनट का मिस हुआ है, तुम लोगों ने कॉल कर दिया। ठीक है, इससे मुझे आइडिया लग गया, डायग्राम से मिस हुआ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई वायरस लेस डेडली होगा, ठीक है, मोर इन्फेक्शियस होगा, तो ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाएगा कि कम लोगों को पहुंचाएगा? देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? ज्यादा लोगों को। तो यही मैं बताना चाह रहा था, ये आपका क्या है, आइडियल बायो वेपन है। इसीलिए कुछ लोग मानते भी हैं कि ये आपका मैन मेड वायरस है। ठीक है, मैं भी मैन मेड ही मानता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन ऐसे खुलेआम कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास किसी को ब्लेम करने को, लेकिन लगता कुछ ऐसे ही है। आइए बात करते हैं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी की बॉडी में सार्स कोरोना वायरस गया, कितने दिन के बाद उसको सिम्टम स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यही चीज होता है आईपी, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड में भी पेशेंट इन्फेक्टिव रहता है। सोचो, उसको अभी सिम्टम भी नहीं आए, हो सकता है आए भी ना, और पेशेंट क्या हो जाता है, इन्फेक्टिव हो जाता है। तो इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो हम लोग कहते हैं टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये सब भी तुम लोग जानते हो, टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये भी जान लेना जरूरी है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हो तो कितने दिन के बाद सिम्टम आएगा, और कितना दिन आपको आइसोलेटेड रहना है, इस डर से कि कहीं तुम्हें कोरोना वायरस ना हो, किसी और को ट्रांसमिट ना कर दो। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड जो इस डिजीज का होता है, दैट इज मोस्टली 3 to 7 डेज। ठीक है, 3 to 7 डेज। लेकिन कुछ रिसर्चें कहती हैं एज शॉर्ट एज 1 डे, एज लॉन्ग एज 14 डेज। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल रेंज है जो ज्यादातर आपको मिलती है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ये आपकी 1 डे से 24 घंटे के अंदर से 14 डेज तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड इंक्यूबेशन पीरियड। जब तक पेशेंट को डिजीज है, जब तक उसका आरटी-पीसीआर नेगेटिव नहीं आता था, तब तक वो इन्फेक्टिव है, और इंक्यूबेशन पीरियड से भी वो इन्फेक्टिव हो सकता है। तो अपीयरेंस ऑफ सिम्टम के पहले से, और जब तक वो आरटी-पीसीआर नेगेटिव नहीं हो जाता, तब तक वो इन्फेक्ट करता है। खैर, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे जो मोस्टली देखा गया है, दैट इज 3 to 7 डेज। ठीक है, ट्रांसमिशन की जहां तक बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा ट्रांसमिट करता है। बच्चे, ना वो मास्क लगाएंगे, ना उनको सोशल डिस्टेंसिंग बता सकते हो, प्लस उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। तो जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन या इस डिजीज के एक तरीके से फैलने का खतरा होता है, वो बच्चों से होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली बच्चों में ये कभी डेडली नहीं होता है। ठीक है, कुछ अगर उसको कोमॉर्बिडिटी है, इम्यून सप्रेशन है उसमें, तब तो हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेशल मेंशन ऑफ चिल्ड्रेन, स्पेशल मेंशन ऑफ चिल्ड्रेन इन रिलेशन टू कोरोना वायरस डिजीज 19। तो हम लोग कहते हैं मोस्टली चिल्ड्रेन रिमेन एसिम्टोमेटिक। देखा जाए तो अच्छा भी है, बच्चे की जान नहीं जाएगी, लेकिन ये भी नहीं सही, अगर एसिम्टोमेटिक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास चला गया, उनको तो सिम्टोमेटिक कर देगा। एसिम्टोमेटिक बट बेस्ट कैरियर्स, मतलब ये आपके सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन करा सकते हैं, क्योंकि ना ये रूल फॉलो करेंगी, और ना ही इनमें सिम्टम आएगा, है ना। ये बेस्ट कैरियर्स हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा ट्रांसमिट कर देते हैं। मोर ओवर बिकॉज चिल्ड्रेन कैन नॉट बी आइसोलेटेड प्रॉपरली। मान लो 2 महीने का बच्चा है, कहाँ आइसोलेट कर दोगे प्रॉपरली, है ना। प्लस सिम्टम्स में बी एब्सेंट, सिम्टम्स में बी एब्सेंट, राइट। लास्ट में हम लोग कह देते हैं
they may not follow hand hygiene एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। जो मास्क हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग कह रहे हैं आजकल रेस्पिरेटरी हाइजीन, और जो हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं उसको हम लोग कह रहे हैं हैंड हाइजीन। तो बच्चों से सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है, अगर बच्चों में है तो, लेकिन बच्चों में सीवियर डिजीज नहीं होगी। यही चीज प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी में भी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस डिजीज सीवियर नहीं देखी जा रही है, राइट। प्रेगनेंसी का भी स्पेशल मेंशन कर देते हैं, फॉर्चुनेटली डिजीज इज नॉट सीवियर, फॉर्चुनेटली सीवियर डिजीज इज अनलाइकली। चलिए एक बात तो ये भी हो गया, अच्छी बात है। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन में वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है। जैसे मान लो किसी मदर को एड्स है, उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। किसी मदर को हेपेटाइटिस बी है, वर्टिकल ट्रांसमिशन से बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। लेकिन यहाँ बट वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से फीटस में वर्टिकल ट्रांसमिशन इज नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। मतलब मदर टू फीटस ये ट्रांसमिशन नहीं है, प्लेसेंटा से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। मदर टू फीटस, फीटस नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। मदर टू फीटस ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मदर पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी है, तो ये नहीं मान के चलते अंदर बच्चा भी इंफेक्टेड होगा और उसमें कुछ कंजेनाइटल या अबॉर्शन के चांसेस हैं। फॉर्चुनेटली नहीं। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं कि अगर मदर को कोरोना वायरस है तो बच्चे को बिल्कुल फीड करा सकती हैं, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखें और मास्क लगा के फीड कराएं। ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होगा, लेकिन सलाइवा वगैरह से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं लैक्टेटिंग मदर्स कैन breastfeed देयर बेबीज। इसका मतलब हम लोग कहते हैं मदर मिल्क से ट्रांसमिशन नॉट रिपोर्टेड, ट्रांसमिशन नॉट रिपोर्टेड। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होगा तो मदर कैसे भी कराएं। मदर कैन फीड व्हाइल अप्लाइंग मास्क, मदर कैन फीड देयर बेबीज विद मास्क, ठीक है, विद रेस्पिरेटरी हाइजीन। बच्चे को मास्क नहीं लगाना है, खुद को लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसमिशन देख लिया और कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया, बायोटेररिज्म से लेके, प्रेगनेंसी से लेके, लैक्टेशन से लेके, फीडिंग से लेके, और कैसे कैसे ये चीज फैलती है। जब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो मास्क वगैरह की भी बात करेंगे। चैट सेक्शन आ जाइए।